अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन और सरफेक्टेंट के बारे में। देखें, जो हमारी एल्वियोलाई होती है वो उसके अंदर आपके वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं, और जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वही जो एयर होती है वो एल्वियोलाई के अंदर जाती है। और एयर जब एल्वियोलाई के अंदर जाती है, इसी एयर और वाटर के मालिक्यूल के दरमियान में इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन पैदा होती है। मतलब कि एयर और वाटर के दरमियान में जो इंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से सरफेस टेंशन पैदा होती है। अब जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी जो एल्वियोलाई होगी उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मैं आपके सामने जो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है ना वो ड्रा करता हूँ कि एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये एक तरह का एल्वियोलाई है, ये एक एल्वियोलाई है फ़र्ज़ करें। अब ये एल्वियोलाई का ये जिसकी ये पहली लेयर बनी होती है ना, ये एल्वियोलाई किसकी बनी होती है? एपिथीलियम की। किसकी बनी होती है? एपिथीलियम की। वैसे एपिथीलियम की ये बनी होती है, और एल्वियोलाई 3 तरह की एपिथीलियम की बनी होती है। कोई बुक्स जो हैं उसमें टाइप 1 टाइप 2 होता है सिर्फ, लेकिन ये वैसे 3 तरह की एपिथीलियम होती है। ठीक हो गया, टाइप 2 और टाइप 3। अब देखें जो टाइप 1 होती है ये सबसे ज़्यादा एपिथीलियम बनाती है। ये बनाती है हमारी 93%। कितनी बनाती है? 93%। जो टाइप 2 होती है ये बनाती है 5%, और जो टाइप 3 होती है ये सिर्फ और सिर्फ 2% बनाती है। मेनली जो डिस्कस करते हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस करते हैं, टाइप 3 को इतना डिस्कस नहीं करते। अब अगर इसी ही यानी कि एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो सबसे पहले ना ये जो एपिथीलियम वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये मैं देखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि 2 तरह की एपिथीलियम होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होती है ये जनाब 93% एपिथीलियम बनाती है, और टाइप 2 जो होती है ये 5% एपिथीलियम बनाती है। अब इसी को ना अगर थोड़ा सा हिस्सा ना इसको मैं जूम करूँ ना तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे बनता है। फॉर एग्जांपल यही एपिथीलियम का स्ट्रक्चर ऐसे देखूँ, मतलब कि ये एपिथीलियम का इस तरह स्ट्रक्चर है। अब देखें, और ये एपिथीलियम में ना कुछ इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो अगर आप नोट करें तो ये वाला जो सेल्स हैं ये स्क्वेमस सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? स्क्वेमस सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? स्क्वेमस सेल्स। और ये वाले जो सेल्स हैं ये क्यूबाइडल एपिथीलियम है। तो अगर हम देखें कि हमने यानी कि हिस्टोलॉजी को अगर देखें तो हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो सेल्स होंगे वो कौन से? स्क्वेमस एपिथीलियम के बने होंगे, और ये वाले जो सेल्स होंगे वो कौन से बने होंगे? क्यूबाइडल एपिथीलियम के। देखिए, अभी मैंने बताया कि ये कौन से बने होते हैं? क्यूबाइडल एपिथीलियम के। और ये वाले जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? स्क्वेमस एपिथीलियम के। अब देखें, ये अगर आप नोट करें कि स्क्वेमस एपिथीलियम मैंने ना काफ़ी ज़्यादा ड्रा कर दी, 1 2 3 4, और जो क्यूबाइडल है वो सिर्फ एक ड्रा किया है। तो इससे आप ये गौर कर सकते हो कि स्क्वेमस एपिथीलियम की रेशो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्यूबाइडल। तो आप ये भी बता सकते हो कि आपके टाइप 1 जो सेल्स होते हैं, जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं, वो किसके बने होंगे? स्क्वेमस एपिथीलियम के। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि टाइप 1 एपिथीलियम जो होती है, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं, न्यूमोसाइट, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं स्क्वेमस एपिथीलियम के। ओके हो गया, किसके बने होते हैं? स्क्वेमस एपिथीलियम के। अब टाइप 2 किसके बने होते हैं? टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स होते हैं ये बने होते हैं क्यूबाइडल एपिथीलियम के। किसके बने होते हैं? क्यूबाइडल एपिथीलियम के। तो जो टाइप 1 वाले होंगे वो स्क्वेमस एपिथीलियम के बने होंगे, जो टाइप 2 होंगे वो किसके बने? क्यूबाइडल एपिथीलियम के। तो इस वजह से ये स्क्वेमस एपिथीलियम होगा, ये क्यूबाइडल एपिथीलियम होगा, सिर्फ एक किया। तो अगर मैं ना इसी स्ट्रक्चर को ना मतलब कि अगर रेशियो को देखते हुए इधर ड्रा करूँ ना तो ये इस तरह होगा तकरीबन। ये स्क्वेमस हो गया, 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 ये स्क्वेमस। चलो अब हम क्यूबाइडल एक बना दें। ये क्यूबाइडल हो गया, ये स्क्वेमस हो गया, ये क्यूबाइडल हो गया। मतलब कि 93% जो रेशियो होगी वो किसकी होगी? टाइप 1 की। और टाइप 2 की कितनी रेशियो होगी? सिर्फ और सिर्फ 5%। ओके होगा, क्लियर। उसके बाद आपको मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया स्ट्रक्चर, यानी कि एपिथेलियम का स्ट्रक्चर वाला। अगर अब आप ये देखें कि एपिथेलियम के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ तक, यहाँ पर वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं। किसके मालिक्यूल्स होते हैं? वाटर के मालिक्यूल्स। अब ये जो वाटर के मालिक्यूल्स जो मैंने बताया ना कि ये वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं, इन वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर ना मतलब कि अगर मैं वाटर के मालिक्यूल्स को दिखाऊं कि ये सरफेस टेंशन होता क्या है, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखूं। अब इतना पोर्शन मतलब कि ये वाला जो पानी वाला जो पोर्शन है जो मैंने बताया ना वाटर के मालिक्यूल, अब हम इसी को जूम करके थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं।
देखें, ये वाटर का मालिक्यूल हो गया, ये वाटर का मालिक्यूल हो गया, ये 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 वाटर के मालिक्यूल हैं। अब देखें, अब आप एक बात नोट करें कि अगर ये भी मालिक्यूल होगा ना, इसको चारों तरफ से फोर्स पड़ रही होगी, ऊपर से, ये देखें, नीचे से, ये साइड से, और ये ऊपर से, चारों तरफ से फोर्स पड़ रही। अगर मैं वाटर का ये मालिक्यूल देखूं, इसको भी चारों तरफ से फोर्स पड़ रही, ऊपर से, ये नीचे से, ये जनाब साइड से। ठीक हो गया, मतलब कि आपका कोई भी वाटर का मालिक्यूल अगर आप इसको भी देखो, ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर मालिक्यूल जो होते हैं, हर वाटर के मालिक्यूल जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, चारों तरफ से फोर्स जो होती है वो पड़ रही होती है। तो वो ऐसी कौन सी लेयर होती है जिसको चारों तरफ से फोर्स नहीं पड़ती? वो ऊपर वाली लेयर होती है, सिर्फ ऊपर वाली लेयर। कैसे ऊपर वाली लेयर की फोर्स नहीं पड़ती? देखें, ऊपर वाली जो लेयर है उसने इधर से तो फोर्स पड़ गई, इधर से भी फोर्स पड़ गई, ये भी वाली इधर से फोर्स पड़ गई, इधर से फोर्स पड़ रही और इधर से फोर्स पड़ रही, लेकिन ऊपर से फोर्स नहीं पड़ रही। क्यों ऊपर से फोर्स नहीं पड़ रही? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर है जो हमने इनहेल की थी, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है एल्वियोलाई के अंदर। अब इसी तरह जो है, इधर से फोर्स पड़ रही है, इधर से फोर्स पड़ रही है, इधर से फोर्स पड़ रही है, यानी कि इस तरह, और यहाँ से भी, लेकिन ऊपर से फोर्स नहीं है। तो जब ऊपर से ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है, इसके ऊपर से जब इसको फोर्स नहीं पड़ती, तो इसकी वजह से इसका जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रहता। जब ये बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, तो ये वाले जो वाटर के मालिक्यूल जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ये मिलकर नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो ये उसके बाद ना सेल कुछ इस तरह बन जाते हैं, जो आपकी मतलब के एपिथेलियम होती हैं उसके अंदर वाटर के मालिक्यूल ये इस तरह बन जाते हैं। अगर हम देखें ना, मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि ये नीचे की तरफ इस तरह। अब देखें, जब ये इस तरह फोर्स लगाते हैं, तो अब ये एपिथेलियम की वह हो गई आपकी थिन हो गई। ये कितनी बड़ी थी, ये क्या थी, थिक थी, और ये क्या होगी, थिन होगी। अब इससे क्या होता है जब ये थिन हो जाती है? देखें, जब आपकी जो एल्वियोलाई होती है वो थिन हो जाती है, उस वक्त इसकी जो रिकॉइलिंग जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब एल्वियोलाई की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फिर इसका कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बस इतनी सी बात से में रखें, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, कोलैप्सिंग प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। कोलैप्सिंग प्रेशर यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुई ये एल्वियोलाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो एयर एल्वियोलाई के अंदर होगी वो क्या एल्वियोलाई के अंदर रहेगी? नहीं, वो बाहर निकल जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये एल्वियोलाई है, इसकी लेयर जैसा कि मैंने ये बताया कम हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये एयर क्या होती है, बाहर आ जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हम एयर भरते हैं ना, तो जब उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है मुंह, उसको यानी कि हम खोल दें और गुब्बारे को छोड़ें एकदम, तो एयर बाहर निकलती है। तो इसी वाला जो सीन होता है उसमें भी ये सेम होता है, मतलब कि एयर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके एयर जो होती है वो बाहर आ जाती है। अब ये सारी की सारी एयर जो होती है वो बाहर आ गई। देखिए, ये बात अपने माइंड में रखें। इसके बाद जो मतलब कि एक लॉज होता है जिसको कहते हैं लैप्लस लॉ। कौन सा लॉ होता है, लैप्लस लॉ, क्योंकि ये यहाँ तक तो वाटर था और इसके ऊपर क्या थी, एयर थी ये वाली। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एयर जो इसके अंदर है वो बाहर निकल गई। जब बाहर निकली तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। एक लॉ कौन सा होता है, लैप्लस लॉ। अब ये लैप्लस लॉ क्या करता है काम? लैप्लस लॉ के सबसे पहले ना हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। देखें, लैप्लस लॉ जो होता है डेल्टा पी टू टी रेडियस, इसका मतलब ये होता है कि आपका पी से कोलैप्सिंग प्रेशर क्या होता है, कोलैप्सिंग प्रेशर। ये क्या शो करता है, कोलैप्सिंग प्रेशर। और ये क्या करता है, सरफेस टेंशन। और ये क्या होता है, रेडियस। देखिए सिंपल सी बात है, कितना ज़्यादा आपका सरफेस टेंशन होगी उतना ज़्यादा आपका कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आपका कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो एयर होगी वो बाहर निकलेगी। फॉर एग्जांपल, मतलब कि वही वाटर के मालिक्यूल जो होते हैं उनमें सरफेस टेंशन अब ज़्यादा हो गई। सरफेस टेंशन जैसा कि मैंने ये बताया था कि सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। जैसे सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है तो जो आपकी एल्वियोलाई होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जितनी एल्वियोलाई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसकी वजह से आपका जो कोलैप्सिंग प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। जब आपका कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपके एल्वियोलाई के अंदर जो एयर होती है वो बाहर जाती है। अब देखें, अब फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेंशन है कम, जब सरफेस टेंशन कम होगी तो उस वक्त क्या होगा, कोलैप्सिंग प्रेशर क्या होगा, वो
कम होगा, जब कोलैप्सिंग प्रेशर कम होगा तो जो आपकी एल्वियोलाई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, सॉरी, जब एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो कोलैप्सिंग प्रेशर कम होगा। जब एल्वियोलाई ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोलैप्सिंग प्रेशर भी कम होगा, तो एयर क्या वो बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। एयर जो होगी वो एल्वियोलाई के अंदर ही रहेगी, और जब एल्वियोलाई के अंदर रहेगी तो वो गैसेस का एक्सचेंज करवाती रहेगी। अच्छा जी, ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब आगे हैं, देखें, अब ये सरफेस टेंशन को मतलब कि कम कौन करता है? इसको कम करते हैं आपके सरफेक्टेंट। कौन काम करता है? सरफेक्टेंट। जो सरफेक्टेंट होते हैं वो इसको कम करते हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे कि सरफेक्टेंट कैसे काम करते हैं, लेकिन इसको ना थोड़ा सा और हम डिटेल में देखें। अब हम आते हैं रेडियस में, कि रेडियस किस तरह इफेक्ट करता है। देखें, इसमें ना आपको ना दो तरह की एल्वियोलाई फॉर एग्जाम्पल में बनाता है। एक तरह की ये एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई इस तरह, देखें इसके लिए एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एयर आती है, एयर जब आई, अब ये एल्वियोलाई का साइज़ छोटा है तो क्या इसके अंदर नॉर्मल एयर आएगी? कम होगी इसकी निस्बत, इसमें एयर क्या होगी? वो ज़्यादा होगी, और इसमें एयर क्या होगी? वो कम होगी। अब देखें, जैसे ही इसमें एयर जो होगा वो ज़्यादा होगी, कम आएगी, जैसे क्योंकि इसका जो साइज़ है वो कम है। फॉर एग्जांपल ये आप इस तरह करें कि ये क्या है? ग्लास है, ठीक हो गया, और ये क्या है? जग है। समझ आ रही है? हमको पता है कि ग्लास के अंदर जो पानी होता है वो कम जाता है, ग्लास जग के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा जाता है। अब एयर इसके अंदर कम गई, इसके अंदर एयर ज़्यादा गई, ठीक हो गया। अब देखें, अब क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम आप इस तरह समझे कि 5 ml जो एयर है ना वो आ सकती है। यहाँ पर इस तरह समझे कि यहाँ पर मतलब कि इसके अंदर जो नॉर्मल वैल्यू वो 10 ml है, इतनी है। अब आप खुद सोचें कि जिस वक्त सरफेक्टेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी? सिंपल सी बात है कि अब देखें कि इसका जो रेडियस है वो क्या है? फॉर एग्जांपल इस तरह समझे कि ये 2 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो इस तरह समझे कि फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है। अब इसका रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना ईजी होगा या 5 सेंटीमीटर वाले को कॉन्ट्रैक्ट करना ईजी होगा? डेफिनेटली जो 2 सेंटीमीटर वाला होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एल्वियोलाई इसमें ज़्यादा ईजीली कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा उतना ज़्यादा आपकी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसके नतीजे में क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एयर कहाँ जाती है? एयर जो होती है वो इधर से इस वाले साइज़ में आ जाती, इधर आ जाती, क्या आती? इधर आती हैं। देखिए अब ये एयर क्या आ गई? इधर आ गई। अब देखें एयर आ गई इधर, जब इधर एयर आई इसमें से एयर क्या निकली? इधर आ गई। यहाँ एयर रही नहीं, जब यहाँ पर एयर रही नहीं तो गैसेस का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा, जब यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हुआ। अब एयर क्या है? इधर आ गई। अब एक सिंपल एक चीज़ समझे, अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 ml एयर है, कितनी है? 10 ml। यहाँ से 5 ml और हो गई, कितनी होगी? 15 ml होगी। लेकिन ये एल्वियोलाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो रखती है वो 10 ml की एक्सचेंज का रखती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो 5 ml जो होगी वो इधर इसके अंदर ही रहेगी। तो इससे क्या होगा? आपकी एयर क्या होगी? वो वेस्ट होगी, एयर क्या होगी? वेस्ट होगी। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या, हमारा सिस्टम क्या होता है? इसको मेंटेन करने के लिए इसके हमें पता है कि इसके नीचे क्या चल रही होती है, इसके नीचे चल रही होती है आपकी कैपिलरीज। इस तरह क्या चल रही होती है? कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये भी आप लोगों को पता है, कैपिलरीज चलती हैं। उसके बाद जब इसमें एयर कम होती है, इसमें एयर कम होती है तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। जब कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो लो अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एयर विल इंटर इनटू द कैपिलरीज। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द एयर्स जो होगी वो गैसेस का एक्सचेंज करेंगी। लेकिन यहाँ पर तो 15 ml था, अब इसमें तो क्या करना चाहिए? अगर इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो पंखा पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो कैपिलरीज होती है वो डायलेट होती हैं। जब डायलेट होंगी तो वो क्या होगा? ज़्यादा एयर को लेकर जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक होगा, इसमें मिनिमम कितना जा सकता है? 5 ml नॉर्मल, ठीक हो गया। अगर इस ब्लड वेसल्स को इतना कर दिया जाए तो यहाँ भी ये कितना जाएगा? 3 ml जाएगा। इसमें क्या होगा और क्या? तो इसमें कितना फॉर एग्जांपल 3 ml है, तो इसमें क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है आपकी कैपिलरीज। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो आपकी कैपिलरीज क्या इतना हो गया। अब 5 ml नॉर्मल था, और ये आप इस तरह सोचे कि ये 10 ml आपकी दूसरी एल्वियोलाई में है। अब ये क्या? एक ब्लड वेसल, दूसरी ब्लड वेसल आपने इस तरह डायलेट की। जब डायलेट की तो उसमें क्या 5 ml और जा सकता है। तो जब यहाँ पर कैपिलरीज डायलेट होंगी तो इसके अंदर जो एयर सारी की सारी वो इसके अंदर आ जाएगी। जब इसके अंदर आएगी तो गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली हो जाएगा। इसका एक और चीज़ होती है कि आपकी वेंटिलेशन जो होती है वो डायरेक्टली रिलेशन टू होती है किसके? यानी कि वेंटिलेशन इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू परफ्यूजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जितनी एयर, वेंटिलेशन जितनी एयर है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सैचुरेशन आपके ब्लड के अंदर है। ये क्यों क्या होता है? परफ्यूजन।
क्या होता है, परफ्यूजन, ये क्या होता है, एयर, ठीक हो गया। अब वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन, अब जितनी एयर है उतनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन की परफ्यूजन है। देखिए यार सिंपल सी बात है, अगर ये एल्विलाई है, ये एल्विलाई है और दूसरी ये एल्विलाई है, ये एल्विलाई में 10 ml है, ये एल्विलाई में 5 ml है, दोनों की तरफ कैपिलरीज है। तो सिंपल सी बात है, जब इसके अंदर है ही 5 ml तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml कर सकती है, इसके अंदर 10 ml है तो इसमें 10 ml, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी एयर के अंदर वेंटिलेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 ml होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी उतनी कम होगी। ओके होगा, क्लियर जी। अच्छा, इसके बाद आगे वाले पॉइंट पे आ जाएँ कि आपका सरफेक्टेंट कैसे रोल अदा करता है। अगर हम ये देखें कि सरफेक्टेंट जो होता है वो उसका क्या रोल है, सरफेक्टेंट क्या काम करता है, कि हाँ जी जनाब, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि सरफेक्टेंट का ये सारा हिसाब है। देखें, जो सरफेक्टेंट होते हैं ये आपके, अगर हम कंपोजिशन को देखें तो आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं। बाकी सरफेक्टेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि सरफेक्टेंट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका दूसरा पोर्शन होगा सरफेक्टेंट, उसके ऊपर वीडियो होगी। ओके, फ़ी मान अल्लाह हाफ़िज़।